Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Uwais Karni, IBA JEST HM and USE teacher alumni. So today we are going to learn the error detection of pronoun as we have already completed the topic of pronoun and the adjective comprehensively. So we are going to learn the error detection जिसके हवाले से आपके टेस्ट के अंदर लाजमी तौर पे सवाल आते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो काइंडली इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. It needs your 100% attention. So what is the rule number 1? ये 46 इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ये वही रूल 46 नंबर आपको मिल जाएगा जो मेरे कॉम्प्रीहेंशन और एरर डिटेक्शन के नोट्स हैं उसके अंदर. ठीक है. तो बट इट इज़ अ फर्स्ट रूल फॉर द प्रोनाउन. व्हेन प्रोनाउन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब टू बी इट शुड बी इन अ नॉमिनेटिव केस. हमने केसेस पढ़े हुए हैं. देर आर 3 केसेस: नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड द पजेसिव केस. अब जी यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? व्हेन एडजेक्टिव और नाउन इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, और वो लिंक कर रहे हो नाउन के साथ, तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. मतलब इट्स ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन जो कि सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी ये जो एडजेक्टिव है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. मिसाल के तौर पे कि मैं लिखता हूँ दिस बॉय इज़ गुड. ठीक है. दिस बॉय इज़ गुड. अब यहाँ पे ये जो गुड है ये एडजेक्टिव भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है. ठीक है. एडजेक्टिव भी है, कॉम्प्लीमेंट में. क्यों? क्योंकि एक तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है. ठीक है. टू बी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, और ये किसके बारे में बता रहा है? ये बॉय के बारे में बता रहा है. तो इट डिपेंड्स ऑन द नाउन. तो इस गुड को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. तो अब आपको समझ आ चुका होगा. ठीक है जी. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब किसे कहते हैं? तो जब भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के बाद प्रोनाउन आएगा इट इज़ ऑलवेज इन अ नॉमिनेटिव केस. ठीक है जी. अब हम रूल नंबर 1 देख लेते हैं. इफ़ यू वर हर वुड यू गो देयर. अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या आप वहाँ जाते? ठीक है. अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या आप वहाँ जाते? इसके अंदर जी एरर है. क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट के बाद वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के बाद द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन अ नॉमिनेटिव केस. तो इधर कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? इधर कॉम्प्लीमेंट है वर. इधर कॉम्प्लीमेंट क्या है? वर. तो वर के बाद आपका प्रोनाउन जो है वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा आएगा नॉमिनेटिव केस. तो करेक्ट सेंटेंस ये लिखा हुआ है इफ़ यू वर शी. अगर आप उसकी जगह पे होते यू वुड गो देयर, तो आप वहाँ क्या आप वहाँ जाते? ठीक है जी. तो यहाँ पे ये है कॉम्प्लीमेंट सिंपल सी बात है. टू बी वर्ब्स जहाँ पे भी आते हैं जिसे आप हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपका प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा. वैसे हमने पढ़ा है कि जी नॉमिनेटिव केस में कहाँ आता है? व्हेन द प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस देन वी कैन यूज अ नॉमिनेटिव केस. बट हियर इज अ एक्सेप्शन दैट इफ द प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द complement of a verb then you can use the nominative case. ठीक है जी. ये error detection होपफुली समझ आ गया होगा. इसकी दूसरी एग्जांपल देखिए. if we were them we would never apologize. अगर हम उनकी जगह पे होते तो हम कभी भी माफ़ी नहीं मांगते. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? वर हेल्पिंग वर्ब है और उनके बाद देम कॉम्प्लीमेंट आ रहा है. ठीक है जी. तो ये प्रोनाउन है. अब ये यहाँ पे देम किसके बारे में बात हो रहा है? डिपेंड कर रहा है वी के ऊपर. वी क्या है? प्रोनाउन. तो अब जी यहाँ पे क्या होगा? हमने यही पढ़ा है कि जी हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के बाद जो आपका प्रोनाउन है इट इज़ ऑलवेज इन अ नॉमिनेटिव केस. सो व्हाट इज द नॉमिनेटिव केस ऑफ देम? देम इज द एक्यूजेटिव केस. सो वी कैन यूज द नॉमिनेटिव केस एंड द नॉमिनेटिव केस ऑफ द देम इज दे. इफ वी वर दे वी वुड नेवर अपोलोजाइज. अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम कभी भी माफ़ी नहीं मांगते. तो होपफुली ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन. व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ पर यूज होगा? ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होगा. क्या? प्रोनाउन. ठीक है. और क्या कह रहा है? और प्रीपोजिशन. और जी प्रीपोजिशन के बाद यूज होगा.
ठीक है, ये वर्ब इधर लिख देता हूँ। अब ये कह रहा है या तो आपका प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज़ हो या प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हो, तो दोनों सिचुएशन मैंने लिख दी हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा क्या, प्रोनाउन। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, इट शुड बी इन अ ऑब्जेक्टिव केस। तो ये कौन से केस में होगा, ये जी होगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऊपर क्या था, ऊपर था जी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात हो रही थी, बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात नहीं हो रही। तो दोनों सिचुएशंस आप खुद नीचे जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको सिचुएशन का आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी, तो आपको पता चलेगा ये सेंटेंस किस तरह यूज़ हो रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर एक जो वर्ड है ना वो ख़ास तौर पर यूज़ होता है, जिसका नाम है लेट। जो क्या है, लेट। लेट के बाद हमेशा एक ये भी रूल है जो कि इसी रूल के अंदर ही यूज़ होता है। ठीक है, जब भी ये रूल यूज़ होता है तो इसके अंदर ही यूज़ हो रहा होता है। लेट के बाद यू कैन ऑलवेज यूज़ द एक्यूजेटिव केस। लेट के बाद आप हमेशा कौन सा रूल यूज़ करेंगे, एक्यूजेटिव केस रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैंने सारा कुछ लिख दिया है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि लेट के बाद यू कैन ऑलवेज यूज़ द एक्यूजेटिव केस। और यहाँ पे हमें रूल क्या कह रहा है कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वो एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, या प्रीपोजिशन के बाद अगर जी कोई भी आपका प्रोनाउन आएगा तो वो भी एक्यूजेटिव केस होगा। ठीक है जी, ये एक सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है। दोनों सिचुएशंस लिख दी हैं और सारा कुछ मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया ताकि आपके जहन में वो चीज़ें आती रहें, कहीं भूल ना जाएं आप लोग। ठीक है जी, तो अब हम रूल नंबर 1 देखते हैं, लेट यू एंड आई डू इट। लेट यू एंड आई डू इट, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, लेट वाला रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है, लेट वाला रूल लग रहा है। तो लेट यू एंड आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस, पर हमने कौन सा केस यूज़ करना है, एक्यूजेटिव केस। लेट यू एंड मी डू इट। देखें जी, ये रहा सही तरह, लेट यू एंड मी डू इट। ठीक है, चलो आप और मैं ये करते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ आई। देखिए लेट वैसे क्या था, वैसे जो एक्यूजेटिव केस है वो ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, बट इफ द वर्ड लेट कम्स इन द सब्जेक्ट देन यू कैन यूज the pronoun in an accusative case, either it comes in a subject or in a object। ठीक है, तो यहाँ पे let जब भी सब्जेक्ट के अंदर आता है तो ये आपको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि आप यू देखते हैं और यू आप कहते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस है, बट यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यूज़ नहीं हो रहा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यू डाला जाता है, क्योंकि द नॉमिनेटिव एंड द एक्यूजेटिव केस ऑफ द यू इज सेम। तो दोनों का नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस क्या है, सेम है। ठीक है, आप प्रोनाउन की जो केसेस मैंने पढ़ाए थे उसके अंदर जाके उस वीडियो को काइंडली वॉच कीजिए, आपने सेव की हुई होगी तो काइंडली उसको वॉच कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। ये जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, अगर आपके केसेस क्लियर हैं प्रोनाउन के तो आपको बहुत आसानी होगी, आप इजीली समझ जाएंगे। अगर केसेस नहीं क्लियर, काइंडली उस वीडियो को आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर इस वीडियो के ऊपर आए, फिर आपको बातें समझ आएंगी। ठीक है जी, तो लेट कहीं पे भी आए, लेट के बाद आपने हमेशा एक्यूजेटिव केस यूज़ करना है। सिंपल सी बात है, सिर्फ मैं लेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर लेट सब्जेक्ट में आता है, इसके अलावा कोई भी वर्ड सब्जेक्ट में आता है तो आपने जी ऐसे नहीं है कि आपने एक्यूजेटिव केस यूज़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ लेट वर्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को बात थोड़ी बताई जाती है और वो समझ कुछ ज़्यादा जाते हैं, तो जितनी बताई जाए काइंडली उतना ही समझिए बस। ठीक है, ये आपके फ़ायदे में भी है और मेरे फ़ायदे में भी है। चलिए जी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट ही गो देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? ऊपर जी 2 थे, अब नीचे एक ही प्रोनाउन यूज हो रहा है। सो इट इज़ करेक्ट और देयर इज एन एरर इन द सेंटेंस। लेट ही गो देयर, यस देयर इज एन एरर। क्या है जी? वी कैन ऑलवेज यूज द एक्यूजेटिव केस आफ्टर द वर्ड लेट। तो ही क्या है? ही इज द नॉमिनेटिव केस, सो वी कैन यूज हियर लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर। तो यहाँ पे ही हट जाएगा और यहाँ पे हिम यूज होगा। चलिए जी नीचे एग्जाम्पल में चलते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट है जी, प्रोनाउन एंड द नाउन इज यूज्ड along with let. So what is the situation? Let Ali and he go there. अब यहाँ पे क्या है? let के बाद हमेशा हमारे पास accusative case यूज होता है। let के बाद हमेशा हमारे पास accusative case यूज होता है। अब जी
अली का एक्यूजेटिव केस क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो नाउन का जो केसेस हैं वो चेंज नहीं होते। आइदर इट कम्स अली, नॉमिनेटिव केस में भी अली रहेगा और अली एक्यूजेटिव केस में भी अली ही रहेगा। बट द प्रोनाउन कैन बी चेंज्ड इफ इट कम्स इन अ सब्जेक्ट और इन अ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे क्या है जी, अली है, अली तो सेम ही रहना है, तो ही क्या है? ही है नॉमिनेटिव केस। सो व्हाट इज द एक्यूजेटिव केस ऑफ ही? हिम। यस, अली, लेट अली एंड हिम गो देयर। बात आई जी समझ में? जी समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नीचे। ये लेट वाला रूल हो गया ख़त्म, ठीक है, लेट वाला रूल हो गया ख़त्म। लेट वाला रूल मैंने आपको समझा दिया कि लेट के बाद यू कैन ऑलवेज यूज़ द एक्यूजेटिव केस। ये आप जो है ना याद कर लें बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके अंदर अक्सर टेस्ट में ये सवाल आता है और स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये मैंने आपको क्लियर करना था और होपफुली आपको क्लियर हो भी चुका होगा। अब जी आगे देखें, दे कैम फॉर हर एंड आई। दे कैम फॉर हर एंड आई, तो फॉर के बाद आ रहा है, फॉर के बाद प्रोनाउन आ रहा है और वर्ब के बाद भी है, ठीक है जी। यहाँ पे वर्ब कौन सा है? कैम। यहाँ पे वर्ब कौन सा है? कैम। और कैम के बाद फॉर भी यूज़ हो रहा है और उसके बाद आ रहा है क्या जी? हमारा प्रोनाउन, चाहे सिंगल आए चाहे जी मोर देन वन आए, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ द एक्यूजेटिव केस। तो हर, लेट, कैम, हर, कैम फॉर हर एंड, अब यहाँ पे क्या आना है? ठीक है, शाबाश। हर, हर का हर अब आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, हर जी पजेसिव केस है। हर क्या है जी? पजेसिव केस है। तो मैं काइंडली आपको बार बार कह रहा हूँ कि जाके जो है केसेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन वाली वीडियो देखिए, क्योंकि ये केसेस आपको कंफ्यूज करेंगे। बहरहाल फिर भी मैं बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स के ने वो पढ़ा हुआ है कि जी शी है, शी का जो हमारा पजेसिव केस है वो हर है और हर से, और इसका एक्यूजेटिव केस भी हर है, इसका एक्यूजेटिव केस भी हर है। जाके आप वो टेबल को चेक कर लें, आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दे कैम फॉर हर एंड क्या आएगा जी? मी। दे कैम फॉर हर एंड मी, वो उसके लिए और मेरे लिए यहाँ आता है, ठीक है जी, वो आते हैं। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं। माई फादर इज डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू एंड शी, ठीक है। अब यू क्या है? यहाँ पे देखिए वही है, वर्ब के बाद आ रहा है और हमारा प्रीपोजिशन भी, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर अगर प्रोनाउन आएगा तो वो एक्यूजेटिव केस होगा। तो अब यहाँ पे देखें, डूइंग क्या है? आपके पास वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद अब आपका जो प्रोनाउन आएगा वो यहाँ पे लेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लेट नहीं है। लेट सिर्फ सब्जेक्ट में चला जाता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यू कौन सा केस है? यू आपका एक्यूजेटिव केस है। और शी कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। तो अब यहाँ पे शी का जी एक्यूजेटिव केस क्या होगा? हर, यू एंड हर। तो होपफुली जी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 3 और 48। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है? एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, दे नीड अनदर प्रोनाउन। व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है? व्हेन योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज समथिंग, देन दिस और दीज प्रोनाउंस आर यूज एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन। जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको पता है ना आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ। तो माई सेल्फ जब भी किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, टू एम्फेसाइज ऑन अ समथिंग, दिस वर्ड इज आल्सो नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। तो सेम ही है। अगर जी आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो फिर तो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर वही सेम वर्ड आप किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ योर एम्फेटिक प्रोनाउन। द वर्ड इज सेम बट द कॉन्सेप्ट इज चेंज, ठीक है जी। तो एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट बी स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आप वीडियो देख लेगा, टेबल बना हुआ है और टेबल में से आपको ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। काइंडली उस वीडियो को रिव्यू कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के अंदर कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता। दे नीड एन अदर प्रोनाउन, मतलब वो उसको दूसरे प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सी द सेंटेंस। हिमसेल्फ कट हिज हैंड। किसने काटा भाई? खुद ही अपना हाथ। तो अब यहाँ पे ही यूज होगा, हिमसेल्फ है। हिमसेल्फ जी किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है?
ही का, तो अब ही यूज होगा। अब ऐसे नहीं होगा यहाँ पे आप शी यूज कर दें, शी हिमसेल्फ या वी हिमसेल्फ या आई हिमसेल्फ, नहीं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग योर पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इन अ सेम सेंटेंस। यू कैन नॉट यूज द डिफरेंट पर्सन इन अ सिंगल सेंटेंस। आप डिफरेंट पर्सन यूज नहीं इस्तेमाल कर सकते वाइल आप जी सेम उधर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हिमसेल्फ किसका एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ही का, तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही हिमसेल्फ कट हिज हैंड। अब यहाँ पे क्या था, सिंपली एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हो रहा था, तो जहाँ पे यही कह रहा है यू कैन नॉट यूज द एम्फेटिक प्रोनाउन अलोन, यू कैन ऑलवेज नीड एन अदर प्रोनाउन टू कंप्लीट दिस सेंस, ठीक है जी। अब नीचे एग्जाम्पल देखें, आवर सेल्फ डग आवर ग्रेव, हम खुद ही अपनी कब्र खोदेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, मासूमाना सवाल, क्या ये वर्ड ग्रामर के अंदर है आवर सेल्फ? शाबाश। अगर है तो मुझे इसकी एग्जाम्पल बताइएगा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आपने इसका जवाब मुझे जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर देना है, ठीक है, मेरे नंबर के ऊपर इसका जवाब देना है कि आवर सेल्फ वर्ड है ग्रामर के अंदर। अगर है तो इसकी एग्जाम्पल दें, अगर है तो इसकी एक एग्जाम्पल दें कि किसी में भी यूज़ हो रहा हो किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर नहीं है तो इसका रीज़न दें, इसका क्या दें, रीज़न दें। ये मुझे आपने जो है ना टेक्स्ट में बता रहा है व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर के ऊपर कि सर जी क्या है, ताकि मुझे पता चल सके आपका लेवल ऑफ लर्निंग आपकी कहाँ तक हो चुकी है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, तो जस्ट ये है कि जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। चलें जी अब आगे चलते हैं। आवर सेल्व्स डग आवर ग्रेव, तो जी आवर सेल्व्स के साथ मैं इधर वी यूज़ करूँगा, इधर मैं ही नहीं यूज़ करूँगा, इधर मैं यू यूज़ नहीं करूँगा, इधर मैं दे यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि आवर सेल्फ किससे बनता है, किस पर्सनल प्रोनाउन से बनता है, वी से बनता है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द प्रोनाउन वी आवर सेल्फ डग आवर ग्रेव, हम अपनी कब्र खुद ही खोदेंगे। तो क्लियर हो जाना चाहिए ये आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, वन, नो वन, नोबडी, वंस, ये सारे क्या है आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है जी। इनडेफिनिट प्रोनाउन वन if is used in a sentence it must be used throughout the sentence। ये जी क्या कह रहा है, इस तरह जी हमारी ग्रामर की बुक्स में चीज़ें लिखी हुई होती हैं पर स्टूडेंट्स पढ़ के ही कहते हैं इसका मतलब पता नहीं क्या है, फिर वो नीचे एग्जाम्पल्स को देख रहे होते हैं और एग्जाम्पल्स में से जो है ना अपने हिसाब से कोई फार्मूले लगा के और बस वो चीज़ रट लेते हैं और याद कर लेते हैं, बट जब एग्जाम में जाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाती है। तो क्या है, आपने ये चीज़ समझनी है, स्टेटमेंट समझनी है, रूल समझना है। अगर रूल समझ आ गया तो आप जो एरर रिडक्शन है वो बहुत आसानी से कर जाएंगे। तो ये क्या है, क्या रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है सिर्फ कि जी अगर आप यू आर यूजिंग द इंडेफिनिट प्रोनाउन यू कैन यूज दिस इंडेफिनिट प्रोनाउन थ्रू आउट द सेंटेंस। मतलब वही सेम आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करना है, आपने दूसरा कोई जो है ना प्रोनाउन यूज नहीं कर देना उस सेंटेंस के अंदर। किस तरह जी, अब देखें, वन मस्ट नॉट थिंक हाई ऑफ हिमसेल्फ, हर किसी को अपने बारे में कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों आया है भाई, जब बात वन की हो रही है, ठीक है। तो अब ये रूल भी हमें ये कह रहा था इंडेफिनिट प्रोनाउन वन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इट मस्ट बी यूज्ड थ्रू आउट द सेंटेंस। तो जब वन आ गया तो भाई हिमसेल्फ क्यों आया, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों आया जी, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ही आएगा। अब देखें राइट क्या होगा, वन मस्ट नॉट थिंक हाई ऑफ वन सेल्फ, ठीक है जी, वन सेल्फ। तो यहाँ पे क्या है, वन आ रहा है तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो वन सेल्फ होगा, हिम सेल्फ हर सेल्फ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। वन मस्ट वर्क ऑन हर स्ट्रेंथ, वन मस्ट वर्क ऑन हर स्ट्रेंथ, हर किसी को जी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए। तो हर किसी को चाहिए ना, हर क्यों आ रहा है यहाँ पे, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वन यूज हो रहा है और ये प्रोनाउन है, ठीक है जी, ये अपने जहन में बात रखें, ये क्या है, प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँ ये सेम ही वर्ड आपका एडजेक्टिव भी है वन, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वन आपका एडजेक्टिव भी है और वन आपका प्रोनाउन भी है। किस तरह जी, अब वन के बाद क्या आ रहा है जी, मॉडल वर्ब आ रहा है, मस्ट। बट अगर मैं ये बोलूँ आई हैव वन बुक, आई हैव वन बुक, तो यहाँ पे वन क्या है, यहाँ पे वन है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या है जी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बट यहाँ पे वन क्या है, यहाँ पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन, बिकॉज द नाउन is not used along with this word. And what is pronoun which is used instead of noun, and what is adjective which then the word is used along with noun. तो जो adjective है वो noun के साथ इस्तेमाल होता है
और जी जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ये वाली डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा ही क्लियर रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, वन मस्ट वर्क ऑन हर स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे वन यूज़ हो रहा है तो हर क्यों यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वंस, वंस स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई आपको। आगे चलते हैं जी, आपका आखिरी रूल है, आज का आखिरी रूल। रूल्स जी काइंडली इस वीडियो को बार बार रिव्यू कीजिए, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नोट्सों को रिव्यू कीजिए, वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। स्लाइड्स की, नोट्सों को रेफ़र कीजिए, बार बार देखिए, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो रूल नंबर हमारे पास आज का 5 और वैसे जो हमारे नोट्स है उसके अंदर 50। ठीक है जी। आइदर, नीदर are used for two persons or things. Any, none और no one are used for more than two. सिंपल सी बात है, ये तीनों वर्ड्स ही more than two के लिए इस्तेमाल होते हैं। इधर नीदर for two persons के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। Any one of the two of them is lying. अब यहाँ पे any one of the two, ठीक है। अब यहाँ पे एनी वन यूज़ हो रहा है। एनी वन किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, एनी वन इस्तेमाल होता है मोर देन टू, तो यहाँ पे टू का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ ये सेंटेंस इस तरह लिखा हुआ हो, एनी वन ऑफ द टू इज़ लेइंग, तो ये भी गलत है, क्योंकि एनी वन आपका किस लिए इस्तेमाल होता है, व्हेन द पर्सन आर मोर देन टू, तो यहाँ पे तो पर्सन ही टू है, तो हम क्या यूज़ करेंगे। अगर आप पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो ईदर ऑफ द टू इज़ लेइंग, नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे नीदर ऑफ द टू इज़ लेइंग। बट अब ये अब अपने जहन में बात बिठा लें कि देखें जी, यहाँ पे तो जी टू आ रहा है, तो जी हेल्पिंग वर्ब तो आर होना चाहिए। ठीक है, जहन में बात आ सकती है ना स्टूडेंट्स के कि जी यहाँ पे तो टू आ रहा है, तो टू है, सिंगल तो है नहीं, तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों सिंगल आ रहा है। तो ये अपने जहन में बात बिठा लें कि ईदर और नीदर के बाद यू कैन ऑलवेज यूज़ द हेल्पिंग वर्ब विच इज़ सिंगुलर। ये ऑफ आ गया ना, ऑफ आपका आ गया, तो ये है असल में आपका मेन सब्जेक्ट वर्ड ईदर के साथ यू कैन ऑलवेज यूज़ द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बेशक यहाँ पे जी टू आ जाए, कोई इशू नहीं है। ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है, तो दैट्स आई हैव क्लियर्ड दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड दैट यू कैन नॉट कंफ्यूज व्हाइल यू आर डीलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। तो नाइदर ऑफ द थ्री बॉयज डिड द वर्क, क्या ये सही है जी। थ्री के लिए तो ना आइदर यूज़ होता है ना नाइदर यूज़ होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, एनी, नन और नो वन। तो अब यहाँ पे क्या कर लिखेंगे हम, नन ऑफ द थ्री बॉयज डिड द वर्क। सिंपल, नन ऑफ द थ्री बॉयज डिड द वर्क। आगे चलते हैं जी, एनी ऑफ थ्री स्टूडेंट्स हैव डन इट, क्या ये सेंटेंस सही है। एनी ऑफ थ्री स्टूडेंट्स हैव डन इट, क्या ये सेंटेंस सही है, शाबाश जी, बिल्कुल। इसके अंदर ये इस चीज़ की हेल्पिंग वर्ब की जो है ना वो मिस्टेक है। बाकी एनी ऑफ थ्री स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे हैज़ आना है। एनी ऑफ थ्री स्टूडेंट्स हैज़ डन इट, तो एनी क्या है, एनी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है। आगे चलते हैं जी, नो वन इज़ रेडी फॉर हार्ड वर्किंग, क्या ये सेंटेंस सही है, नो वन इज़ रेडी फॉर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे देखें, नंबर की जब बात ही नहीं हो रही, जब टू की बात होगी तो फिर आप ईदर और नीदर यूज़ करेंगे। अब जब नंबर की बात ही नहीं हो रही तो एक जनरल सेंस में बात हो रही है, और जनरल सेंस में जब बात होती है तो मोर देन टू ही होते हैं। तो यहाँ पे नो वन इज़ रेडी फॉर हार्ड वर्किंग, इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। सो होपफुली जी आज का जो क्लास है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करता है। आप काइंडली प्रोनाउन को अगर अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो ही आपको ये चीज़ें समझ आनी है। काइंडली पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह देखिए, नोट्सों को उठा के देखिए, फिर भी अगर कोई चीज़ समझना है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी अ क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, बल्कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रोनाउन के बाकी 5 रूल है वो भी हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।